बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। उम्मीद है इससे पिछले जितने हम टॉपिक पढ़ चुके हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुके होंगे और उनमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप अपने टीचर से डिस्कस करके उनको क्लियर कर चुके होंगे। आज जो हमने पढ़ना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इससे पहले पिछले टॉपिक्स की बात करें तो इन टॉपिक्स में हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। वन डायमेंशनल यानी सिंगल डायरेक्शन मोशन की हम बात कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके पास है, कह सकते हैं जी, टू डायमेंशनल मोशन है। इससे पहले वाली टॉपिक वन डायमेंशनल सिंगल डायरेक्शन में मोशन थी या सिंगल एक्सिस के अलॉन्ग मोशन थी। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, उसमें जो मोशन है वो टू एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक हमारे पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो हमें अज्यूम करनी पड़ती हैं, यानी कि हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि हमारे इर्द गिर्द जो वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं तभी हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को आज पढ़ सकेंगे। अच्छा, वो कंडीशंस क्या हैं? कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ जनरलाइजेशन है। तो अपने माइंड में रखना है कि इस टॉपिक को हम पढ़ते हुए हम तीन चीजें माइंड में रखेंगे। पहली कौन सी चीज है? पहली चीज ये है कि थ्रू आउट अर्थ सरफेस ग्रेविटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ जी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये पहला पॉइंट है, वैल्यू ऑफ जी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी हम ये कह रहे हैं जमीन की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। अब ऐसा तो नहीं है, चेंज हो सकती है, लेकिन यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं। दूसरी चीज, अर्थ सरफेस इज फ्लैट। हम कहते हैं जमीन की जो सरफेस है वो फ्लैट है, ये अजम्पशन है। अदरवाइज जमीन की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। हम कहेंगे जमीन जो है वो फ्लैट है, सेकंड अजम्पशन। और थर्ड अजम्पशन हम ये कह सकते हैं कि आपके पास हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देंगे। जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं हम उनको आज क्या करेंगे? इस टॉपिक को पढ़ते हुए निगलेक्ट करेंगे। तो थ्री अजम्पशन मैंने कही। अजम्पशन टू स्टडी द प्रोजेक्टाइल मोशन, फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट, सेकंड इज अर्थ सरफेस इज फ्लैट, and third is there is no air friction, there is no frictional forces in our atmosphere. अब आते हैं टॉपिक की तरफ, एंड टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल बेटा आपके पास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। आपकी टेबल के ऊपर एक बॉल पेन पड़ा हुआ है। आपने बॉल पेन को क्या किया? इनिशियली पुश किया। जब आप बॉल पेन को इनिशियली पुश करेंगे तो वो क्या करेगा? वो पहले आगे जाएगा एंड देन ग्रेविटी के अंडर वो नीचे जमीन पर फॉल करेगा। यानी जो पाथ वो फॉलो करेगा वो एक तरह से एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करेगा। ऐसा ही होगा। यानी अगर ये आपके पास एक बॉल पेन या एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने इसको पुश किया। जब पुश किया तो ये इनिशियली तो स्ट्रेट जाएगा, फिर ग्रेविटी के अंडर इसका पाथ क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा और ये जमीन को टकरा जाएगा। ये बॉल पेन, ये ऑब्जेक्ट या ये क्रिकेट बॉल या ये जो भी है, ये ऑब्जेक्ट अब आपका क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। तो प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। A projectile is an object which moves under constant acceleration due to gravity. वो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उस ऑब्जेक्ट को आप नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। तो प्रोजेक्टाइल आपकी क्रिकेट बॉल हो सकती है। आपने क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं ऐसे ही, तो पहले तो वो सीधी जाती है, फिर जमीन बैंड होते होते जमीन को टकरा जाती है, तो क्रिकेट बॉल अब आपकी क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो एन ऑब्जेक्ट जिसको आपने फेंका, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो फॉल किया, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्टरी, सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट हमने देखा, पहली हेडिंग हमने देखी प्रोजेक्टाइल है। दूसरा ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या है? जो पाथ प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया, दैट इज ट्रेजेक्टरी। यानी ये जो पाथ आपको नजर आ रहा है, दिस पाथ कैन बी टर्म्ड एज ट्रेजेक्टरी। यहां से इस चीज को हम अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। मैं बेटा सिंपल कह सकता हूं, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा ही है ना? अगर हम इसको मजीद डिटेल में देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है? टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया। Projectile motion is two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity and inertia। तो दो मेन पॉइंट्स यहां पर मौजूद हैं। फर्स्ट, ये टू डायमेंशनल मोशन है। सेकंड, एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
और ये होती किस वजह से है? ग्रेविटी एंड इनर्शिया की वजह से। क्लियर? अब टू डायमेंशनल कैसे है? देखिए, जब आपने बॉल को थ्रो किया, मैं यहां पर एक्सिस ड्रा कर देता हूं, तो ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, आपकी बॉल एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही थी जिसको आपने थ्रो किया, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजेंटली मूव कर रही है, और ये वाई के अलोंग भी डाउनवर्ड जा रही है। तो इसने एक्स के अलोंग भी डिस्टेंस कवर किया, वाई के अलोंग भी कवर किया, तो ये आपकी क्या बन चुकी है? टू डायमेंशनल मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। ग्रेविटी एंड इनर्शिया का क्या रोल है? देखिए, जब आपने इसको थ्रो किया तो ये एक्स के अलोंग क्यों मूव की? क्योंकि ये चाहती थी स्ट्रेट जाना। और क्यों चाहती थी? क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया मौजूद था, इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद थी कि ये अपनी कंडीशन को मेंटेन रख सके, एंड दैट एबिलिटी इज इनर्शिया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये इनर्शिया की वजह से गई। अब इनर्शिया से तो ये सीधी जाती रहती, बेंड क्यों हो गई? भाई वाई के अलोंग ग्रेविटी ने इसके पाथ को क्या कर दिया? बेंड कर दिया। तो एक्स के अलोंग जो मोशन है दैट इज ड्यू टू इनर्शिया, और वाई के अलोंग जो मोशन है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? इन एग्जाम्पल को बेटा मैं अभी एंड पे देखता हूं, मैंने आपको ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। हम अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे? हम एक्स और वाई के अलोंग दोनों मोशंस को अलग-अलग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ली थी कि सपोज मैंने एक बॉल को थ्रो किया, ये मेरे पास एक क्रिकेट बॉल थी, जब मैंने उसको स्ट्रेट थ्रो किया, वो स्ट्रेट जाते जाते अल्टीमेटली बेंड हो गई और जमीन को टकरा गई। अब हम आते हैं इसी बॉल की मोशन को मजीद डिटेल से देखते हैं। अब यहां पर बेटा देखें कि जब आपने इसको इनिशियली थ्रो किया, अब ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस है, तो इसकी मोशन अलोंग एक्स एंड वाई है, ये प्रोजेक्टाइल है। जब इनिशियली आपने इसको थ्रो किया तो आपने कौन से एंगल पे थ्रो किया था? हॉरिजेंटली थ्रो किया, तो एंगल ऑफ थ्रो आपका आ गया 0 डिग्री। एंगल ऑफ थ्रो कितना है? 0 डिग्री। सिमिलरली इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो किसकी इक्वल होगा? भाई है ही, बॉडी को थ्रो ही आपने एक्स के अलोंग किया है, तो वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी? वी एक्स के इक्वल। यानी इनिशियल वेलोसिटी है ही अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो होगा वो वी एक्स है। ये 5 भी हो सकता है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है की बात यहां तक? अच्छा, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो क्या होगा? भाई इनिशियली आपने थ्रो ही एक्स के अलोंग किया है, तो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई क्या होगा? वो आपके पास 0 होगा। यहां तक की सिचुएशन समझ आ गई? जब आप इसको थ्रो कर दिया, पाथ बेंड होना शुरू हो गया, तो इनिशियली तो एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट, लेकिन बाद में आपको इसी पॉइंट पर लेंगे, तो क्योंकि अब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी है और मोशन अलोंग वाई एक्सिस भी है, तो वेलोसिटी के भी, डिस्प्लेसमेंट के जब 2 कंपोनेंट, तो वेलोसिटी के भी क्या होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा एक्स के अलोंग और एक होगा वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग हॉरिजेंटल और वाई के अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि बॉल मूव कर रही है डाउनवर्ड। इसी तरह हर पॉइंट पर उसके वेलोसिटी के क्या होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे। अब हमने क्या करना है? हमने एक्स के अलोंग मोशन को अलग देखना है और वाई के अलोंग मोशन को अलग देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। जैसे बेटा मैं यहां पर कह चुका हूं, एब्सेंस ऑफ द एयर है, कोई एयर मौजूद नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन, एयर मौजूद है, एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। एयर फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। जब कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, आपने इसको इनिशियल पुश दे के थ्रो कर दिया। अब जरा बेटा मुझे बताएं, क्या एक्स के अलोंग, इस डायग्राम को देख के, इस कंसेप्ट को देख के मुझे बताएं, क्या एक्स के अलोंग कोई फोर्स अमल कर रही है? क्या एक्स के अलोंग इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अमल कर रही है? सिर्फ इनिशियल पुश है। इनिशियल पुश के बाद बताएं, जब ये 2 डायमेंशन हुआ, जब ये मूव करना शुरू हुआ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया, उस वक्त एक्स के अलोंग कोई फोर्स अमल नहीं कर रही है। द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। इनर्शिया था, वो इनर्शिया इनिशियल पुश की वजह से है। इनिशियल पुश के बाद कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो एक्स के अलोंग फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। देयर इज नो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। क्लियर की बात? जब पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहला लिख लिया कि एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है। जब एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वो भी आपके पास 0 होगा। क्लियर हुआ है पॉइंट? क्यों भाई 0 होगा? न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम में, व्हेन F 0 एक्सेलरेशन शुड बी 0, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। अब फोर्स भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। थर्ड पॉइंट बेटा, जब आपके पास एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है? जब एक्स के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी? वो आपके पास कांस्टेंट होगी।
एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट होगी। क्यों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है ना, जब वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो मेन 3 पॉइंट्स हमने ये देखे कि आपके पास एक्स के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं अमल कर ली, एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो चाहे जो मर्जी आप पॉइंट कंसीडर कर लें, जहां पे मर्जी आप वेलोसिटी ले लें अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो क्या। अब ये 3 पॉइंट्स तो हमने, 3 कंसेप्ट तो हमने देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और हमने फाइंड आउट करना है भाई, जब ओरिजिन से लेके जहां तक इसने जमीन को टकराया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, हमने अब इस एक्स को फाइंड आउट करना है। इस एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू x लिखेंगे, क्योंकि x को स्टडी कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ax हम ऑलरेडी कह चुके हैं क्या होगा, जीरो। व्हेन ax इज जीरो दिस होल टर्म विल बिकम जीरो। व्हेन दिस टर्म जीरो तो वी आई एक्स इंटू टी बच गया। तो वी आई एक्स हम ऑलरेडी कह चुके हैं वी एक्स की इक्वल है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट की, तो x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। यानी x के अलॉन्ग डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो x के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है और जितना टाइम लगा वैल्यूज पुट कर दो, यहां से x के अलॉन्ग आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये हो गई मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको हमने देख लिया। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ये मेन पॉइंट्स हैं 3 ये, और चौथा ये डिस्टेंस वाला, इनको आपने याद रखना है। आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और अब हम देखते हैं मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो जब आप मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो बेटा वाई के अलॉन्ग अब हम मोशन को देख रहे हैं। जब हम वाई के अलॉन्ग मोशन को देखेंगे तो मुझे बताएं वाई के अलॉन्ग क्या कोई फोर्स लग रही है, बिल्कुल लग रही है, जिसने इसके पाथ को बेंड किया, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एफ वाई इज इक्वल टू एफ जी। वाई के अलॉन्ग कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगेन, अगर वाई के अलॉन्ग फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब x के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशन जीरो यानी कांस्टेंट, y के अलॉन्ग भी एक्सेलरेशन जीरो यानी कांस्टेंट। तो यहां पर जो हमने टर्म कही थी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो भी जस्टिफाई हो गई। 2 डायमेंशनल को भी जस्टिफाई कर दिया, ग्रेविटी एंड इनर्शिया को भी जस्टिफाई कर दिया, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को भी जस्टिफाई कर दिया। सो y के अलॉन्ग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड सिमिलरली अब हम अगेन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी y के अलॉन्ग जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है यहां से लेके यहां तक, जो y के अलॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड है, अब हम उसको फाइंड आउट करें तो रिलेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y के हवाले से लिखा तो y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए की जगह आ गया जी टी स्क्वायर। अब वी आई वाई मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, भाई हम उसको थ्रो ही हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, होगा ही नहीं। तो y कंपोनेंट क्या आ गया, जीरो। तो जीरो इंटू टी, तो y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। हमने यहां पर देखा y के अलॉन्ग मोशन को, तो हमने x के अलॉन्ग मोशन को अलग देख लिया और y के अलॉन्ग मोशन को अलग देख लिया। अब यहां से ये रिलेशन मैंने अभी आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट है, यहां पर टाइम पुट करें तो y की वैल्यू मिल सकती है। दूसरा एक और पॉइंट भी मैं कहता हूं कि मैंने एक बॉडी को फ्रीली थ्रो किया, a body is freely falling, what will be the distance covered in 1 second? A body is thrown from a certain height, what will be the distance covered in 1 second? तो यहां पर आपके पास यही इक्वेशन है, y is equal to 1/2 g, t की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, g/2। g की वैल्यू 9.8/2, तो 9.4 आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया ये आ सकता है, एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। टाइम 1, 2, 3 कोई भी कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करनी है एंड देन g से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। ये तो थी जब हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो हमने x के अलॉन्ग मोशन और y के अलॉन्ग मोशन को स्टडी कर लिया, और प्रोजेक्टाइल की हमने बेसिकली x के अलॉन्ग और y के अलॉन्ग प्रॉपर्टीज को देख लिया कि x के अलॉन्ग मोशन कैसे होगी, y के अलॉन्ग मोशन कैसे होगी अ प्रोजेक्टाइल एंड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जरूरी नहीं है कि आप बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें और वो प्रोजेक्टाइल हो, वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी हो सकती है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब है उसको हम किसी खास एंगल पे थ्रो करें। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, फुटबॉलर आपने देखा होगा वो फुटबॉल को किक करता है,
जब वो फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल जो आपके पास है वो इस तरह का एक कर्व पाथ लेके अक्सर यहां से किक करता है और इस तरह का एक कर्व पाथ लेके आगे जाती है। तो ये भी प्रोजेक्टाइल है। देखिए उसने उसको किक किया, किक करके इनिशियल उसने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसके बाद बॉडी पहले इनर्शिया के अंडर गई, फिर ग्रेविटी के अंडर। इनर्शिया और ग्रेविटी, इनर्शिया की वजह से ऊपर जा रही है, ग्रेविटी ने उसके पाथ को बेंड करती गई, फिर यहां पर पहुंचकर इनर्शिया भी उसको यहां से आगे ले जा रहा है और ग्रेविटी ने इसके पाथ को बेंड कर दिया। सो फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक करता है तो किसी खास एंगल के ऊपर थ्रो करता है। क्रिकेटर जब बॉल को छक्का लगाता है, सिक्स के लिए हिट करता है, तो वो बॉल को किसी खास एंगल के ऊपर हिट करता है तो बॉल जाके सिक्स के ऊपर गिरती है। अगर हम बात करें मिसाइल्स की, जितने हमारे पास मिसाइल्स हैं हम उनको हम लॉन्च करते हैं, मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है तो किसी खास एंगल के ऊपर लॉन्च किया जाता है, तभी वो जाके किसी खास जगह पर जाकर हिट करते हैं। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये हमने जो देखी थी ये हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल देखी और उसको स्टडी किया। अब हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया एट एन एंगल थीटा व्हेन प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, यानी जैसे एक फुटबॉलर की मैंने एग्जांपल ली कि वो फुटबॉल को किक करता है तो किसी खास एंगल के ऊपर किक करता है। अब हम उसी की बात करते हैं। तो ये है जी हमारे पास बेसिक कंसेप्ट कि हमने क्या किया, हमारे पास जी ये एक ऑब्जेक्ट था, सपोज यहां पर फुटबॉल थी, उसको इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ एंगल थीटा के ऊपर किक किया गया। तो वो पहले क्या करेगी, वो पहले जाएगी ऊपर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया, मूव करती हुई इस हाइट तक पहुंची, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद फिर वो क्या करेगी, अंडर द एक्शन ऑफ इनर्शिया एंड ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करेगी। तो ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब अगर हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा वो हमारा एक्स कंपोनेंट है vi x vi cos थीटा, एंड सिमिलरली y पे जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो y के अलोंग जो कंपोनेंट बना वो vi y इक्वल टू vi sin थीटा बना। अब ये ऊपर जाती जा रही है बॉडी, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर मैं कहूं तो वेलोसिटी उसी तरह फिर से क्या होगी, vfx पोज कह देता हूं, वो हॉरिजॉन्टल होगी, और यहां पर पहुंचकर वेलोसिटी क्योंकि ऊपर जा रही है बॉडी तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा vfy। सिमिलरली यहां पर पहुंचकर फिर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड, क्योंकि अब बॉडी किधर जा रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है। हमने मोशन को तो देख लिया अलोंग x एंड y एक्सिस। अब बात करते हैं वेलोसिटी अलोंग x एंड y एक्सिस की। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस की मैं बात करूं तो पॉइंट ये है, हम पहले ही कह चुके हैं एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पिछली हमने यहां पर देखा था एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो एंड इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज vi cos थीटा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vfx इज इक्वल टू vix प्लस ax इंटू t, ax जीरो पुट करें तो vfx इज इक्वल टू vi cos थीटा। इसका मतलब vfx इक्वल टू vix। हम पहले ही कह चुके हैं एक्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है एक्स के अलोंग मोशन की, एक्स के अलोंग वेलोसिटी की, यानी एक्स के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, y के अलोंग बात करें तो y के अलोंग एक्सेलरेशन था g और y का इनिशियल कंपोनेंट यहां पर vi sin थीटा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vfy इज इक्वल टू viy प्लस ayt। अब यहां से हम इस हाफ को स्टडी कर रहे हैं, पहले हम जो है इस हाफ को स्टडी करें, यानी अपवर्ड मोशन है। ये वाली जो मोशन है यहां से लेके यहां तक, ये आपकी कौन सी मोशन है, अपवर्ड मोशन। जब हम अपवर्ड मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास आ जाएगा vfy इज इक्वल टू viy की जगह vi sin थीटा, ay हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी यहां पर माइनस साइन आएगा, तो vfy इज इक्वल टू vi sin थीटा माइनस gt। बेटा दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, लेकिन ये जो मोशन है ये कौन सी मोशन के लिए है, ये आपके पास अपवर्ड मोशन की इक्वेशन है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस फॉर अपवर्ड मोशन। क्लियर। अगर मैक्सिमम से ये नीचे आएगा तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर ay की जगह आप क्या पुट कर देंगे, g, तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा, प्लस g आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब बॉडी अपवर्ड जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इसलिए यहां पर माइनस साइन आया। जब मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा तो इन दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आएगा तो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी vy sin थीटा ये कांस्टेंट है, उसमें से gt माइनस हो रहा है, तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो चुका होगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो चुका है जीरो।
जब y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो चुका है 0, बॉडी ने नीचे आना है तो वेलोसिटी बढ़ेगी और यहां पर प्लस आ जाएगा, vi sin थीटा में वेलोसिटी आपके पास ऑटोमेटिकली वहां पर ऐड होती जाएगी। तो ये बेसिकली आपके पास है वेलोसिटीज की इक्वेशन अलोंग y एक्सिस। अब ये तो है, यानी अगर मैं आपको कहूं ये है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये है फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। मैं आपको कहूं भाई मुझे चाहिए वेलोसिटी जस्ट, मुझे x और y की नहीं चाहिए, मुझे तो टोटल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर दूंगा। vfx ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड, तो vfx और यहां पर y कंपोनेंट आ जाएगा, इसको मैंने उठा के यहां पर रख दिया vfx इंटू vfy, और रिजल्टेंट ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास रिजल्टेंट आएगा vf। ठीक होगी बात। तो vf इज इक्वल टू vfx i हेड प्लस vfy j हेड, vfx i हेड प्लस vfy j हेड किसकी इक्वल आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अब इसकी मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो वही फार्मूला x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये मेरे पास नेट वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ चुकी। और अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं कि वो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंगल कितना बना रही है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहूं तो वही कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स vfy ओवर vfx। यहां तक पॉइंट क्लियर। ये हो चुका हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर। बेटो इसको पूरी तवज्जो से अभी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कहता हूं, मुझे उस क्वेश्चन का भी आप आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। आइदर वो मैक्सिमम होगी, आइदर वो मिनिमम होगी, या वो जीरो होगी, यानी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी। उसके बाद वेलोसिटी का बताने के बाद फिर आप मुझे बताएंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी या जीरो होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आपने बताना है। यहां तक बेटा लेक्चर आज का हम वाइंड अप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं फिर से कहूंगा लेक्चर है, पूरी कोशिश की है कि आपको तमाम पॉइंट्स को क्लियर करें। फिर भी अगर क्लियर नहीं हुए तो आप अपने तमाम क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा।